मिल्की वे इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। जी हाँ, यह पता लगाना वाकई मुश्किल है कि हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम खुद इसमें रहते हैं। मान लीजिए कि आप एक मॉल में हैं। आप इसे अंदर से देखकर बता सकते हैं कि यह काफी बड़ा है, लेकिन ये कितना बड़ा है यह बताने के लिए आपको इसे बर्ड आई व्यू से देखना होगा। मिल्की वे में अरबों तारे हैं जो दूर से रोशनी की एक डोर की तरह नजर आते हैं। अगर आप इन सितारों के बीच की दूरी को माप लें तो बहुत खूब आपको जवाब मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं शायद आपको ऐसे बादलों के बारे में बताना भूल गया था जिनके पार नहीं देखा जा सकता, लेकिन बावजूद इसके कुछ साइंटिस्ट ने हार नहीं मानी और एक ऐसा कंप्यूटर मॉडल बनाया जो बता सके कि गैलेक्सी कैसे बनती और इवॉल्व होती है। हमारी गैलेक्सी की चारों तरफ एक हेलो है। साइंटिस्ट यह देखना चाहते थे कि क्या मिल्की वे में किसी तरह का डेड एंड है। उन्होंने पाया कि गैलेक्सी अपने केंद्र से 1 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी तक फैली हुई है, यानी पूरी गैलेक्सी 2 लाख प्रकाश वर्ष से भी बड़ी है। इस अंदाजे में दिक्कत यह है कि हेलो की कोई सीमा नहीं होती, वे बस फीके पड़ जाते हैं। यह एक टॉर्च को पॉइंट करके यह देखने की कोशिश करने जैसा है कि रोशनी कहाँ खत्म होती है। 2013 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 2.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर किसी चीज की तस्वीर खींची। यह एक स्पाइरल गैलेक्सी थी जिसे बाद में ESO 3738 कहा गया। यह गैलेक्सी एक पैनकेक जितनी पतली है, एक बहुत ही चमकदार पैनकेक। टेलीस्कोप ने 6.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर एक और गैलेक्सी क्लस्टर की भी तस्वीर ली। इसे IC 335 कहा जाता है। यह अनंत अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक और शानदार चमकदार पैनकेक है। टेलीस्कोप से ली गई तस्वीर पूरी तरह से सटीक नहीं है। यह कह पाना मुश्किल है कि इसमें क्या नजर आ रहा है। इन डिस्क गैलेक्सी में बहुत सारे धूल के बादल हैं जो सैकड़ों प्रकाश वर्षों तक फैले हो सकते हैं। ये खास तौर पर गैलेक्सी के केंद्रों के पास मौजूद होते हैं और आम रोशनी में नजर नहीं आते, लेकिन ब्लू फिल्टर की मदद से इनका पता लगाया जा सकता है। वैसे भी यह IC 335 गैलेक्सी एक ओवल डिस्क है जिसमें गैस और धूल के बड़े बादल हैं। इसका मतलब है कि यहाँ तारे लगातार नजर आते हैं, लेकिन सभी गैलेक्सी तारे नहीं बनाती हैं। एक गैलेक्सी धीरे धीरे घूमने वाली गैस की एक बड़ी बॉल की तरह पैदा होती है जो तेजी से खुद में कॉम्प्लेक्स होती रहती है। जैसे ही यह तेजी से घूमने लगती है तो यह पैनकेक की शक्ल ले लेती है। ओह, जरा मुझे सिरप देना। यह पिज्जा के आटे को एक बॉल में रोल करके हवा में घुमाने जैसा है। सितारे टॉपिंग है और धूल व गैस के बादल सॉस है। क्या आपको भी मेरी तरह भूख लग रही है? कुछ गैलेक्सी अगर गैलेक्सी क्लस्टर का हिस्सा बनती है तो अपनी गैस और धूल खो देती है, जिसके बाद ये सभी छोटी गैलेक्सी अपने इकलौते सेंटर ऑफ मास का चक्कर लगाती हैं, जिससे गैस उन्हें अलग करती है। जब एक डिस्क गैलेक्सी तेज रफ्तार ट्रेन की तरह उनसे टकराती है तो दबाव इस धूल और गैस को उड़ा सकता है। दूर से ऐसा लगता है कि आप एक DVD देख रहे हैं जिसे आप चलाने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप करीब से देखने के लिए लाखों प्रकाश वर्षों का सफर तय करते हैं तो आपको तारों से भरी एक डिम डिस्क दिखाई देगी। आपको यह भी नहीं पता चलेगा कि आप इसके अंदर हैं। आप गैलेक्सी के बीच में धूल का एक चमकदार गोला भी देख सकते हैं जो लाल जायंट्स छोड़ देते हैं। लाल जायंट्स बहुत बड़े और चमकीले तारे होते हैं जिनकी सतह का तापमान कम होता है, लेकिन इन गैलेक्सी की तस्वीर असल में हमें इनका असली रंग नहीं दिखाती है। कैमरे इनमें से कुछ रंग बनाते हैं ताकि आपको कुछ धुंधला या दानेदार न देखना पड़े। लोग असल में दूर की गैलेक्सी के असली रंगों को नहीं जानते हैं। हमारी गैलेक्सी में काफी गैस है, बिल्कुल मेरी तरह, इसलिए हमारा घर इतनी जल्दी नहीं सूखेगा। असल में मिल्की वे अभी भी नए तारे पैदा करती है, साल में लगभग 7, लेकिन कुछ गैलेक्सी तब फीकी पड़ जाती हैं जब वे तारे नहीं बना पाती हैं। इंडस्ट्री में वे इसे स्ट्रैंगुलेशन कहते हैं और ऐसा तब होता है जब गैलेक्सी में गैस खत्म हो जाती है, जिसका मतलब है कि अब कोई नया मटेरियल नहीं बचा है जिसका इस्तेमाल तारे बनाने के लिए किया जा सके। गैलेक्सी में केवल गैस और धूल ही नहीं होती। जिस तरह एक जादूगर अपनी जादुई टोपी से खरगोश, फूलों और कई चीजों को बाहर निकालता है, उसी तरह इसके अंदर भी कई हैरतअंगेज चीजें मौजूद हैं। ग्रहों की तरह तत्वों के ये गोले अपने चारों तरफ और दूसरी चीजों के चारों तरफ घूमते हैं। खैर, टेक्निकली यह ग्रह आकार में
पूरी तरह से गोल नहीं होते हैं, लेकिन ये स्पाइरल गैलेक्सी की तरह सपाट भी नहीं होते हैं। ऐसा ज्यादातर ग्रेविटी की वजह से होता है। इनका फोर्स इतना ताकतवर होता है कि एक ग्रह हर चीज को अपने केंद्र की ओर खींचता है और गोले का आकार ले लेता है। इस प्रोसेस में सभी किनारे और हर वो चीज जो बाहर निकल रही होती है सब समतल हो जाते हैं। लेकिन एक स्पेस बॉडी जितनी छोटी होती है वह उतनी ही कम गोल होती है। एक कॉमेट को ही देख लीजिए, इसकी सतह हमेशा समतल नहीं होती है, यह छोटी होती है और इसलिए इसके किनारे ऊबड़ खाबड़ और नुकीले होते हैं। पृथ्वी के आकार को देखते हुए यह कहना सही है कि चांद या किसी छोटे आकार के स्पेस ऑब्जेक्ट की तुलना में यहाँ की ग्रेविटी मजबूत है और हमारे ग्रह के लगातार घूमने की वजह से पृथ्वी बाहर से उभरी हुई है। ग्रेविटी और ग्रह के घूमने की बीच की यह रस्साकशी पृथ्वी को एक परफेक्ट बॉल नहीं बनने देती। एक बेहतर स्फीयर न होने के अलावा पृथ्वी एक तरफ झुकी हुई भी है। यह डिजाइन फ्लॉ हमारे मौसमों के लिए जिम्मेदार है। यह झुकाव इसलिए हो सकता है क्योंकि पृथ्वी बनने के लाखों सालों के बाद एक प्रोटो प्लैनेट से टकराई थी, जो एक बड़ी स्पेस बॉडी थी जो एक ग्रह बन रही थी। वीनस अनोखा है क्योंकि यह अपने बाकी साथियों से उलट पीछे की ओर घूमता है। अगर आप हमारे सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह वीनस पर खड़े होते हैं तो आप सूरज को पश्चिम में उगते और पूर्व में अस्त होते देखेंगे। लेकिन आपको इस फिनोमिनन को देखने के लिए समय पर पहुंचना होगा। वीनस का एक दिन 240 से ज्यादा पृथ्वी दिनों जितना बड़ा होता है। लंबे समय तक साइंटिस्ट का मानना था कि वीनस पर सूरज का मजबूत खिंचाव इतने लंबे दिन होने की वजह था, लेकिन नई थियोरी दावा करती है कि वीनस पृथ्वी और बाकी ग्रहों की तरह ही घूमता है, लेकिन एक पॉइंट पर यह अपने एक्सिस को 180 डिग्री पर फ्लिप करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि ग्रह अचानक आधा चक्कर लगाकर रुक जाता है और पीछे की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। एक थियरी कहती है कि पहले कभी एक बड़ा कॉमेट या कोई और चीज इस ग्रह से टकराई थी। हो सकता है कि उस चीज ने इसके घूमने की दिशा बदल दी हो, लेकिन कई साइंटिस्ट्स इस थियरी को गलत मानते हैं। अगर आप कुछ समय के लिए चांद को ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा कि हर रात आपको चांद का एक ही चेहरा नजर आता है। सच तो यह है कि चांद बहुत धीरे धीरे घूमता है। हमारे ग्रह के कुदरती उपग्रह को अपनी एक्सिस पर घूमने में 27 पृथ्वी दिन लगते हैं। साथ ही चांद उसी दर से घूमता है जिस रफ्तार से यह पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जिस पक्ष को हम अक्सर देखते हैं उसे चांद का करीबी हिस्सा कहा जाता है और इस हिस्से का रुख हमारी तरफ नहीं होता है। जी हाँ, आपने सही अंदाजा लगाया, यह चांद का सबसे दूर का हिस्सा होता है। इसका निकनेम द डार्क साइड ऑफ द मून भी है। यूरेनस के रोटेशन की धुरी का एंगल बाकी सौर मंडल के मुकाबले 98 डिग्री है। इसका मतलब है कि ग्रह अपनी साइड पर घूमता है। कुछ वक्त के लिए साइंटिस्ट का मानना था कि अंतरिक्ष में कोई चीज यूरेनस से टकराई थी जिससे यह झुक गया था, लेकिन यहाँ एक झोल है। यूरेनस के चंद्रमा बर्फ से ढके हुए हैं। एक टक्कर जो इतनी तेज थी कि उसने इस ग्रह को एक तरफ झुका दिया, उससे चांद की रफ्तार और उनकी पोजीशन बाधित हुई होगी, लेकिन वे लगभग अछूते लगते हैं और उन्हें ढकने वाली सारी बर्फ अभी भी बरकरार है। लेकिन यूरेनस के साथ होने वाला कोई भी बदलाव इतनी एनर्जी पैदा करता कि यह सारी बर्फ पिघल जाती। यूरेनस की अजीब पोजीशन की एक और वजह इसके रिंग्स हो सकते हैं। हाँ, यूरेनस के पास शनि की तरह ही रिंग्स हैं, लेकिन यह हल्के और फीके हैं। शनि के रिंग्स ज्यादातर बर्फ और चट्टान के अरबों टुकड़े हैं जो ऑर्बिट में तैर रहे हैं। कुछ कण कंकड़ के आकार के हो सकते हैं, जबकि कुछ एक घर के आकार के भी हो सकते हैं। वाओ! बाकी कण टूटे हुए कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स और चंद्रमा हैं जो सैटर्न की ग्रेविटी से टूट गए हैं। अगर आप दूर से रिंग्स को देखें तो ये हजारों अलग अलग स्ट्रिप्स से बनी रंगीन धारियों की तरह नजर आएंगे, लेकिन असल में रिंग्स की सिर्फ 8 परत होती हैं। शायद यूरेनस के पास भी रिंग्स थे जो लगभग 4.5 अरब साल पहले शनि जितने ही शानदार थे। शनि की ग्रेविटी और उसके रिंग्स के बीच संतुलन ग्रह को सीधा रखने के लिए जिम्मेदार हो सकता है ताकि वो झुके नहीं। अगर यूरेनस में यही रिंग्स होते तो वे ग्रह को गिरने से रोक सकते थे। यूरेनस के झुकाव की दिक्कत को हल करने का तरीका यह हो सकता है कि ग्रह को अपने रिंग्स वापस मिल जाएं। वे यूरेनस को अपना संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे, वरना हमें तो यह वैसे ही पसंद है जैसे यह है।